हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को और उन्हीं सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में करने वाले म्यूजिक के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, राग हमीर किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो जो राग हमीर होता है ये कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ख्याल गायन में किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग किया जाता है? तो जो ख्याल गायन होता है ना, इसमें किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग किया जाता है? तो तबला का प्रयोग किया जाता है ख्याल गायन में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताल लिपि में चिन्ह ओ से क्या सूचित किया जाता है? तो ताल लिपि में चिन्ह ओ जो होता है इसे सूचित किया जाता है खाली को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वरों के ऊपर चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? कई बार आपको बता चुके, स्वर के ऊपर चढ़ते क्रम को हम लोग आरोह कहते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न हुआ है? राग भैरव जो है यह किस ठाट से उत्पन्न हुआ है? तो राग भैरव को याद रखना है, भैरव ठाट से उत्पन्न हुआ था, भैरवी से नहीं भैरव से ही। राग भैरव जो होता है ये भैरव ठाट से उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? ऊपर का क्वेश्चन था कि राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न हुआ है, तो राग भैरव भैरव ठाट से उत्पन्न होता है। और राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? तो धैवत होता है, धौ होता है राग भैरव का वादी स्वर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीन ताल का खाली होता है, तो तीन ताल में खाली कितना होता है? तो तीन ताल में 9 खाली होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सभी प्रश्न जो है आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि औंडव जाति में कितने स्वर व्यवहार होते हैं? तो औंडव जाति में स्वर व्यवहार कितने होते हैं? तो औंडव जाति में स्वर व्यवहार जो है 5 होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताल कहड़वा का प्रयोग होता है, तो ताल कहड़वा का जो प्रयोग है ये किस में होता है? तो ताल कहड़वा का प्रयोग सुगम संगीत में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? रूपक ताल जो होता है इसमें मात्राएं कितनी होती है? तो 7 मात्राएं होती है रूपक ताल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन समय क्या है? यानी कि राग भैरव को कब गाया जाता है? तो प्रातः काल के समय में राग भैरव का गायन समय प्रातः काल में राग भैरव को गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो चौताल का प्रयोग किया जाता है ध्रुपद में, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या है? राग भीम पलासी का संवादी स्वर जो होता है सांडज होता है, और राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? तो संध्या काल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित रामचंद्र मलिक एक डैश गायक थे, यानी कि पंडित रामचंद्र मलिक जो थे किस तरह के गायक थे? तो पंडित रामचंद्र मलिक जो थे ये ध्रुपद गायक थे, यानी कि ध्रुपद गायक थे पंडित रामचंद्र मलिक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां डैश वादक थे, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार किसके लिए जाने जाते हैं? तो संगीत प्रचारक के रूप में पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार जो है जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां थे, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे ये क्या थे? तो एक गायक थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपसे एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में उस्ताद बड़े गुलाम अली के योगदान के बारे में लिखे, जो कि उन्होंने योगदान किया था संगीत में। इस सब का आंसर आप लोग को ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में बता चुके हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न बता चुके हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न को भी बता चुके हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी बता चुके हैं। जितना क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सब प्रश्न आप लोग को बता चुके हैं, और उस सब का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठाट कितने प्रकार के होते हैं? ठाट जो होता है कितने प्रकार का होता है? 18, 20 या 21 या 10 प्रकार का। तो ठाट जो होता है ये होता है 10 प्रकार का, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो झप ताल जो होते हैं विभागों की संख्या कितनी होती है? तो 4 विभाग होते हैं झप ताल में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं? कौन से राग में दोनों जो होते हैं मध्यम में लगते हैं? तो केदार राग में दोनों जो होते हैं मध्यम में लगते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के उतरने क्रम को क्या कहते हैं? ऊपर क्या क्वेश्चन था कि स्वरों के ऊपर चढ़ने क्रम को क्या कहते हैं? तो आरोह कहते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्वरों के उतरने क्रम को क्या कहते हैं? तो अवरोह कहते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि राग भीम पलासी को कब गाया जाता है? तो राग भीम पलासी को संध्या काल में सायंकाल में गाया जाता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित पन्नालाल घोष क्या कौन सा वाद्य बजाते थे? तो पंडित पन्नालाल घोष जो थे बांसुरी वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग यमन का गायन समय क्या है? यानी कि राग यमन को कब गाया जाता है? तो संध्या काल में राग यमन को भी गाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जाति में कितने स्वर का प्रयोग होता है? संपूर्ण जाति में कितने स्वर का प्रयोग होता है? तो संपूर्ण जाति में 7 स्वर का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
है, ताल लिपि में चिन्ह ओ से क्या सूचित किया जाता है? तो ताल लिपि में चिन्ह ओ से खाली को सूचित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग देश किस ठाट से उत्पन्न होता है? तो जो राग देश होता है ये खवांश ठाट से उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है? चार ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है? तो दो खाली का प्रयोग होता है चार ताल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? ध्रुपद जो होता है इसमें कौन सा ताल बजता है? कौन सा ताल बजता है? तो चौताल बजता है ध्रुपद में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राग में ग और नी जो होते हैं कोमल लगते हैं और बाकी बचे हुए जो शुद्ध स्वर होते हैं वो शुद्ध लगते हैं, बाकी बचे हुए स्वर? तो किस राग में ऐसा होता है? तो ऐसा काफी राग में होता है। काफी राग में ग और नी जो होता है कोमल लगता है और बाकी शुद्ध स्वर बाकी स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा काफी राग में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित भीमसेन जोशी हैं, तो पंडित भीमसेन जोशी जो है क्या है? तो गायक है पंडित भीमसेन जोशी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तक कितने होते हैं? सप्तक जो होता है कितने होते हैं? तो सप्तक जो होता है ये 3 होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 ताल का खाली है, 3 ताल में जो है खाली कितनी होती है? तो 3 ताल में 9 खाली होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, नाद के कितने प्रकार हैं? नाद जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो नाद 2 ही प्रकार का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? ख्याल गायन में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो ख्याल गायन में 3 ताल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं? उस्ताद अब्दुल करीम खां जो है या किस घराने से आते हैं? जैसे कि ग्वालियर घराने से, आगरा घराने से, जयपुर घराने से और किराना घराने से। देखिए और एक और चीज आपको बता दें, जैसे उस्ताद अब्दुल करीम खां, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इनके योगदान के बारे में लिखे और इस सब के बारे में आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। तो ये तो भी बता देते हैं कि उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं? तो किराना घराने से आते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सब के बारे में आपको पूछा जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में, लघु उत्तरीय प्रश्न में, और सब के बारे में आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कहरवा ताल जो होता है इसमें 8 मात्राएं होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिया इसमें से किस ताल में 12 मात्राएं होती हैं? किस ताल में 12 मात्राएं होती हैं? तो एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्याल गायन में कितने अंग होते हैं? ख्याल गायन में कितने अंग होते हैं? तो 2 अंग होते हैं ख्याल गायन में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लय के कितने प्रकार होते हैं? लय जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो लय जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो लय जो होता है 3 प्रकार का, दोनों 3 प्रकार का होता है लय, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राग विभाग का ठाट क्या है? राग विभाग जो है किस ठाट का है? तो बिलावल ठाट का होता है राग विभाग, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग केदार का वादी स्वर क्या होता है? राग केदार का वादी स्वर क्या पूछा जा रहा है? तो राग केदार का वादी स्वर म होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। राग भैरव का वादी स्वर पूछा जा रहा है, तो राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? तो राग भैरव जो होता है इसका वादी स्वर ध होता है, र होता है, म होता है या ग होता है। तो राग भैरव का जो वादी स्वर होता है वो र होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? ये सब आपको बता चुके हैं। उस्ताद फैयाज खां जो किस घराने से आते हैं? तो आगरा घराने से आते हैं उस्ताद फैयाज खां। उस्ताद अब्दुल करीम खां पहले बता चुके, किराना घराने से आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियां होती हैं? भारतीय संगीत में जो है श्रुतियों की संख्या कितनी होती है? तो 26 श्रुतियां होती है भारतीय संगीत में, 22 होती है, 26 नहीं होती, 22 होती है। भारतीय संगीत में श्रुतियों की संख्या होती है वो 22 होती है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सप्तक कितने होते हैं? अब सप्तक कितना होता है? 4, 5, 3 या 2? तो सप्तक जो होता है 3 होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, झप ताल में कितने विभाग होते हैं? झप ताल जो होता है इसमें कितने विभाग होते हैं? तो झप ताल में 4 विभाग होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जौनपुरी का संवादी स्वर क्या होता है? जौनपुरी का संवादी स्वर ध होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, जौनपुरी जो का संवादी स्वर क्या होता है? तो ध होता है। अगला क्वेश्चन है, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? रूपक ताल जो होता है इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन समय क्या है? यानी कि राग भैरव जो इसको कब गाया जाता है? राग भैरव का गायन समय तो प्रातः काल के समय सुबह 4 बजे से 7 बजे तक राग भैरव का गायन समय, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राग में ग और नी जो होते हैं कोमल लगते हैं और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं? तो ऊपर ही थोड़ी देर पहले देखे थे, ऐसा होता है काफी राग में। काफी राग में ग और नी जो होता है कोमल लगता है और बाकी बचे हुए स्वर जो होते हैं शुद्ध लगते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो स्वरों के उतरते क्रम को हम लोग अवरोह कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राग अलैया बिलावल का वादी स्वर क्या होता है? तो राग अलैया बिलावल जो है इसका वादी स्वर ध होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, राग अलैया बिलावल का वादी स्वर ध होता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? और संपूर्ण जाति में स्वर कितने लगते हैं? तो संपूर्ण जाति में 7 स्वर लगते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा डांस जो है किस राज्य का है? भांगड़ा नृत्य जो है यानी डांस जो है किस राज्य का है? तो पंजाब का है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आंसर तो सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया था? तो जो स्वर लिपि पद्धति है इसको पंडित भातखंडे ने प्रचलित किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? तो संगीत पारिजात जो इसके लेखक पंडित अहोबल थे, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बताने सभी क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सभी बोर्ड के लिए, ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड के लिए,
आप लोग किसी और बोर्ड से भी बच्चे होंगे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी का म्यूजिक का सिलेबस होता है सेम ही होता है और सभी सब्जेक्ट का सिलेबस सेम होता है, बस हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस जो होता है वो चेंज होता है। अगला क्वेश्चन है कि राग भीम पलासी का संवादी स्वर, तो राग भीम पलासी का संवादी इसमें तो दिया ही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा औंडव जाति में कितने स्वर लगते हैं। औंडव जाति जो होता है इसमें कितने स्वर लगते हैं, तो औंडव जाति में 5 स्वर लगते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे। पंडित रविशंकर जो थे ये कौन सा वाद्य बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, गिटार बजाते थे या फिर वायलिन बजाते थे, तो पंडित रविशंकर सितार बजाते थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से आते हैं। पंडित कृष्ण राव शंकर जो थे ग्वालियर घराने से आते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं। रूपक ताल जो होता है इसमें विभागों की संख्या कितनी होती है, तो रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राग देश किस ठाट के अंतर्गत आता है। अब राग देश जो होता है किस ठाट के अंतर्गत आता है, तो राग देश खमाज ठाट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में चल और अचल मिलाकर के कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदुस्तानी संगीत में चल और अचल मिलाकर के कुल स्वरों की जो संख्या होती है वो 12 होती है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे। तानसेन जो थे ये किस राजा के दरबारी गायक थे, तो सम्राट अकबर के तानसेन जो थे दरबारी गायक थे, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भीम पलासी का गायन समय क्या है। कितनी बार आपको बता चुके हैं, राग भीम पलासी को जो है अपराह्न काल में गाया जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राग भैरव की जाति का राग है। राग भैरव जो है किस जाति का राग है, तो राग भैरव जो होता है इसका इसमें तो दिया ही नहीं है, उसका ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए जितना क्वेश्चन आपको बता रहे सभी क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चन आपको होता है सभी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, समझ गए। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस राग में कोमल र प्रयुक्त होता है। किस राग में कोमल र प्रयुक्त होता है, तो ये होता है भैरव राग में कोमल र प्रयुक्त, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं। ऐसा कौन सा ताल है जिसमें कि 10 मात्राएं प्रयुक्त होती हैं, तो झप ताल में 10 मात्राएं प्रयुक्त होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। 70 क्वेश्चन करवाएं, सभी क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग सबको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और आप लोगों को जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये सब आप लोग को ऑलरेडी पिछली वीडियो बता चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के सबको देख सकते हैं, समझ गए। और आप लोग चाहें तो म्यूजिक का जो पीडीएफ है 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वो भी आप लोग ले सकते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे इस पीडीएफ तो ले लेंगे, इससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको शॉर्ट में 1 मिनट बता देते हैं। जैसे हिंदी का भी एग्जाम हुआ है, हिंदी में टोटल हम आपको दिए थे 650 ऑब्जेक्टिव, बुक का ही सब क्वेश्चन था, ग्रामर का नहीं। ग्रामर का आप लोग खुद सोचें ना, ग्रामर का थोड़ी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, गेस क्वेश्चन होता है। ग्रामर में तो कोई भी वर्ड ले लेता है, उसको एग्जाम्पल करके पूछा जाता है, तो ग्रामर का कभी भी कोई इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। जो बुक से दिए थे आपको 650 ऑब्जेक्टिव, आपके बुक एग्जाम में पूछा गया था बुक से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 40 में से कोई भी बच्चा ऐसा बता दे, जितना बच्चा, बहुत ज़्यादा सारा बच्चा पीडीएफ ऑलरेडी ले चुका है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो कि बोला होगा कि इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। जबकि हम बोल रहे थे 90% ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, नहीं भी है, लेकिन एक एक क्वेश्चन जो था बुक से ही, वो जो हम दिए थे 650 क्वेश्चन, इसमें से बुक का जो भी क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया था, वो एक एक क्वेश्चन इसी पीडीएफ से था। सेम इस तरह से कल हुआ था हिस्ट्री का एग्जाम। हिस्ट्री में क्वेश्चन कितना पूछा गया था, 100 क्वेश्चन पूछा गया था, बनाना कितना था, तो केवल 50 ही क्वेश्चन बनाना था। उसके बाद हम जो ये पीडीएफ देते हिस्ट्री का, इसमें से टोटल क्वेश्चन कितना था, तो 99 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन वो जो था आपको बता ही देता, आपको याद होगा अगर आप लोग हिस्ट्री का एग्जाम देंगे तो, था ना संसद किस धातु का बना होता है। जो मेरे पास सेट सी आया था, सेट सी का पहला क्वेश्चन वही था, और वो क्वेश्चन नहीं आया था बस उस पीडीएफ से, नहीं तो 99 वो क्वेश्चन जो था इसी पीडीएफ से था। सेम इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में, सभी में इसी तरह से देखने को मिला। तो आप लोग भी अपना म्यूजिक का पीडीएफ ले सकते हैं। और म्यूजिक के बारे में आपको बता देते हैं कि आपके जैसे अगर बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे तो 70 को ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 को आपको बनाना रहेगा, और इस 35 को से मैं गारंटी लेता हूँ कि 65 प्लस क्वेश्चन जो है इसी पीडीएफ से देखने को मिलेगा। म्यूजिक का जो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, इसके साथ आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी देंगे, और इसके साथ साथ एक यहाँ पर ऐड नहीं किया, वो भी बता देते हैं, वाद्य यंत्र और उनके वो जो भी वादक होते हैं, इससे संबंधित 115 क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा। अगर आप लोग इस तीनों को कर लेते हैं, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं, समझ गए। 65 को क्वेश्चन जो रहेगा इसी में से रहेगा, जबकि आपको बनाना जो है 35 हो सकता है 70 का 70 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन 65 क्वेश्चन प्लस रहेगा इसी पीडीएफ से, ठीक है। चाहे आपका होम साइंस हो या कोई भी और सोशियोलॉजी हो, इस सब का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और लेना किस तरह से, तो वो देखिए पीडीएफ का प्राइस है ओनली 25 रुपीज, 25 रुपये आपका एक सेट का बचाओ एग्जाम या 2 सेट का बचाओ, उस सब का मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और ये देखिए नंबर है 7903820891, इस नंबर पर आप लोग किसी भी माध्यम से, जैसे गूगल पे, पेटीएम, उसके बाद फोन पे, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं इस पर पे। और पे करके जैसे आप लोग 25 रुपये पे कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और जो भी आपका 108 हो, 208 हो या 308 हो, आप लोग बता दीजिएगा, और सब का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। और सब का पीडीएफ लेकर आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपके आने वाली परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका 90% क्वेश्चन जो है फिक्स है किसी पीडीएफ से रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।